राम राम सभी, आपके अपने परिवार महिला स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत। आज हम इतिहास के अंदर मेवाड़ इतिहास जो मुगलों से लड़ता रहा, कभी अधिकता स्वीकार नहीं की, लंबे टाइम तक उन्होंने संघर्ष किया। और यह है मेवाड़ के अंदर जो राजवंश था वो एक स्थान पर सबसे ज्यादा राज करने वाला भी राजवंश। उस राजवंश का और इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जिस वीर योद्धा की हम बात करेंगे वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 को होता है और इनकी जो जन्म भूमि है वो कुंभलगढ़, राजस्थान। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ होता है? कुंभलगढ़ में होता है। और मृत्यु इनकी होती है 19 जनवरी 1597 को। पिता इनके उदय सिंह थे और माता जो थी वो रानी जीवंत कंवर या जयवंताबाई। अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। राज्य बता दिया मेवाड़। आगे देखो हम बात करते हैं, आगे जब बात करते हैं तो इनकी जो राजधानी रही वो उदयपुर रही, धर्म इनका हिंदू रहा। और शासनकाल की जब हम बात करते हैं तो ये 1568 से लेके और 1597 तक इन्होंने शासन किया। जबकि जन्म इनका होता है 9 मई 1540 को। राजा कब बनते हैं? 1568 और 1597 तक रहते हैं। 29 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। युद्ध जो लड़ा था महत्वपूर्ण युद्ध है। युद्ध तो बहुत लड़े थे लेकिन जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो हल्दी घाटी का युद्ध। और उनके बाद इनके पुत्र अमर सिंह शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? अमर सिंह शासक बनते हैं। अब हम बात करेंगे महाराणा प्रताप। ये तो बेसिक सी घटना थी, जो चीज़ें मैंने बताई वो बेसिक बातें थी कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ। जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को हुआ। पिता उदय सिंह थे, माता जयवंताबाई या जयवंत कंवर थी। ठीक। अब उदय सिंह की जब मृत्यु होती है तब इनको राजा बनाया जाता है। 1568 में उदय सिंह की मृत्यु होती है। जब इनको राजा बनाया जा रहा था तो उदय सिंह की एक रानी थी, ये थे महाराणा प्रताप। दिखाता हूं, ये महाराणा प्रताप। देखो अच्छी मूछें थी, बेहद शानदार, लुक भी शानदार। जब भी उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उदय सिंह मरने से पहले जगमाल को राजा घोषित कर देता है। और जो राजा मरने से पहले अपने जिस बेटे को राजा घोषित कर देता तो राजा तो वही बनेगा। कारण यह था उदय सिंह की एक रानी और थी, एक तो जयवंताबाई थी जिनके पुत्र महाराणा प्रताप थे, और एक और थी भटियाणी जिनका प्रभाव उदय सिंह पे ज्यादा था। भाई खूबसूरत थी, उदय सिंह का भी मन था और उन्होंने कह दिया हाँ जी, एक मेरी शर्त है, क्यों ना आपके बेटे जगमाल को राजा बना दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जीते जी जगमाल को राजा बना घोषित कर दिया था। जैसे ही वो मरे तो जगमाल को यह चीज कंफर्म हो गई थी कि हम राजा। अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था महाराणा पर उदय सिंह को, शमशान भूमि पहुंचे। तो पहले एक रीति रिवाज था कि जब राजा खत्म हो जाता था तो उनके जो पुत्र थे, बाकी सभी पुत्र उनके अंतिम संस्कार में जाते, मुंडन करवाते, सारी रस्में करते, लेकिन जिसको राजा घोषित किया जाता था वो पुत्र नहीं जाता था। कहने का मतलब यह था कि राजा की कुर्सी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। अब वहां के लोगों ने जब देखा कि यार प्रताप यहाँ क्या कर रहा है, प्रताप को तो वहीं रहना चाहिए था, प्रताप तो राजा है, क्योंकि प्रताप सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। लेकिन उदय सिंह ने किसको घोषित कर दिया? जगमाल को घोषित कर दिया। अब अखेरा सोनगरा जो इनके ननिहाल पक्ष से थे उन्होंने ये चीजें देखी और प्रताप से आके पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने
राजा जगमाल को घोषित किया है। और जगमाल अब नए राजा हैं, तो मैं तो अपने पिता के अंतिम संस्कार में यहाँ आऊँ। अब उस समय क्या होता था, मेवाड़ के अंदर जो सलुम्बर जो था ना, सलुम्बर ठिकाना, वो क्या करते थे कि जो मेवाड़ का नया राजा बनता उनका राज तिलक करते थे। तो उस समय सलुम्बर ठिकाने के जो सामंत थे वो थे कृष्णदास कुंडावत। उसने कहा कि राजा तो आप ही बनोगे। सारी जनता ने तय कर लिया कि राजा प्रताप को बनाया जाए। अब अंतिम संस्कार करके वापस आ रहे थे, क्योंकि यह अधिकार था सलुम्बर ठिकाने के पास कि नए राजा का राज तिलक कौन करेंगे, सलुम्बर के सामंत। और सलुम्बर के सामंत कृष्णदास कुंडावत नारा लगाते हुए आए। तो महल से बाहर जगमाल बाहर निकल के वो नारे वाले सुने कि हमारा राजा कैसा हो, प्रताप जैसा हो। तो जगमाल ने कहा कि ये बंद करो, थोड़ा सा चेंज करो इसके अंदर, आप नारा ऐसे लगाओ कि हमारा राजा कैसा हो, जगमाल जैसा। साइड है। और जगमाल को साइड करके और गोकुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया जाता है। राजा घोषित कर दिया और ये बता दिया गया कि अब अच्छा सा मुहूर्त देख के जो राजा के जो राजा बनने के बाद जो रस्में होती हैं, जो समारोह किया जाता है, तो वो अच्छा सा मुहूर्त देख के किया जाएगा और उसके बाद में हम तय कर लेंगे। भाई वही होता है जैसे कि आज के दिन जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मुख्यमंत्री वैसे ये मानो कि राजस्थान के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना, भाई जिसकी सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, राज्यपाल के पास जो विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है वो जाता है। जैसे अशोक गहलोत को चुन लिया, अशोक गहलोत वहाँ गए, तो समारोह तो बाद में होता है, लेकिन मुख्यमंत्री पहले तय हो जाता है। उसी प्रकार राजा तो पहले तय हो गया। अब राज तिलक की जब बारी आई कि समारोह कब करेंगे, तो वो अगला जो समारोह हुआ तो महाराणा प्रताप का 2 बार राज तिलक हुआ था, एक बार गोकुंदा में और दूसरी बार कुंभलगढ़ में। अब कुंभलगढ़ में जब इनका राज तिलक हो रहा था तो चारों तरफ के राजा आए हुए थे और उनमें एक आया हुआ था चंद्रसेन, जो प्रताप का बहन हुई। प्रताप की जो बहन थी उनकी शादी चंद्रसेन से हो रखी। और जितने भी जो आड़ोस पड़ोस की जो रियासतें जो ठिकाने थे उनसे अच्छे संबंध भी थे इनके मेवाड़ वालों के, तो वो सभी आए हुए थे, लगभग तो रिश्तेदारी थे आपस में। अब महाराणा प्रताप नया नया राजा बनता है और उधर मुगलों के अंदर जो शासक था वो अकबर। उदय सिंह ने उनकी बात नहीं मानी, खानवा के युद्ध से चला आ रहा था इनका मुगलों से संघर्ष। तो अकबर ने कहा कि यार नया राजा बना है, क्यों ना उससे बात की जाए, संधिबंदी की जाए, पूछा जाए आगे का क्या। जैसे वो राजा बने तो अकबर ने क्या किया, अपने एक खास दूत को वहाँ भेजा। 4 दूत भेजे थे। जो पहला भेजा था वो 1572 में आता है और उसका नाम था जलाल खा कोर्ची। जलाल खा कोर्ची आया, प्रताप से मिला, आओ भगत की। जलाल खा कोर्ची से मिले, कोर्ची ने कहा आगे का क्या प्लान से, क्योंकि चंद्रसेन भी उधर अकबर से लड़ रहा था मारवाड़ से, इनके पिता भी अकबर से लड़ रहे थे। लास्ट तीसरा साका हुआ था उदय सिंह वाला। अब जैसे ये उदय सिंह 1568 में ये लड़े थे, उदय सिंह के सेनापति जयमल फत्ता मारे गए थे, उदय सिंह पहाड़ों की तरफ चले गए थे। तो इन्होंने कहा सेम वही जो पिता करते थे। तो कोई जलाल खा कोर्ची ने कहा कोई बातें हो जाए संधिबंदी, बोले नहीं चाहिए। बोले सेम प्रोसेस, बोले बिल्कुल सेम प्रोसेस हुई थी। जलाल खा कोर्ची वहाँ से जाता है वापस और अकबर को कहता है कि प्रताप तो नहीं माना। भाई अकबर इतने बड़ा राजा था, उस समय सबसे बड़ा राजा था, तो वो फिर भी नहीं। उसने कहा यार यंग राजा बना तो किसी अपने से भी, अपने दरबार में से किसी यंग को भेजा जाए। तब उन्होंने मान सिंह को भेजा। मान सिंह उनसे जाता है। तो क्या होता है कि हमारे आज भी ये प्रोटोकॉल है, कोई ये केस में मिल लिया जाता है। वैसे राजा आता तो राजा से राजा मिलता है, उस समय भी यही था।
कि राजा से राजा मिलता है, कोई राजकुमार आता तो राजकुमार मिलता है। जैसे आज है कि किसी देश का विदेश मंत्री आता तो अपने देश का विदेश मंत्री मिलता है, किसी देश का राष्ट्रपति आता तो अपने देश का राष्ट्रपति मिलता है, किसी देश का प्रधानमंत्री आता तो मतलब बराबर वाले से बराबर वाले की मुलाकात होती है। यहाँ से मान सिंह गया, और मान सिंह कहाँ का राजकुमार था उस समय? जयपुर का राजकुमार था। अब प्रताप ने कहा अमर सिंह को भेज दो। अब अमर सिंह थोड़ा क्या था, हटके था प्रताप से। बहुत अच्छा योद्धा था अमर सिंह, क्योंकि अमर सिंह का किरदार तो हमने दबा दिया, क्योंकि महाराणा प्रताप इतने पॉपुलर हो गए कि अमर सिंह का जो कैरेक्टर था वो दब गया। अमर सिंह कभी युद्ध नहीं आ रहा, और जिस युद्ध में अमर सिंह लड़ा उस युद्ध में किसी मुगल को उसको वापस जाने भी नहीं दिया, सभी को खत्म कर देता था। वो जिस युद्ध में लड़ा उस युद्ध में जिस भी युद्ध में लड़ा मुगलों की सेना को वापस नहीं जाने दिया उसने। तो अपने यहाँ क्या होता है कि कोई भी मेहमान आने वाला होता है तो पहले हम वहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए खाने वाने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन उस समय उल्टा हो, मान सिंह पहुँचता पहले और अमर सिंह पहुँचता बाद में। अमर सिंह जाके मुलाकात करता है तो मान सिंह ने कहा आपके पापा का, बोले आप मुझे बता दो, जो बात करनी है वो हमसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अमर सिंह जब उनसे मुलाकात कर रहा है तो अमर सिंह उस अंदाज से बातें करता है कि जिससे मान सिंह इरिटेट हो जाता है। बोले आप संधि नहीं करोगे, नहीं करेंगे, मतलब एटीट्यूड में बात करता है। तो मान सिंह को गुस्सा आ जाता है, और मान सिंह को इतना भयंकर गुस्सा आ जाता है कि मान सिंह उठ के कहता है कि मैं तुम दोनों बाप बेटों को देख लूंगा, और वो ये ऐसे बोल के वो जाने लगता है। वो कहता है मान सिंह एक बार रुको हमारे पास, क्या बोला तुमने कि मैं तुम दोनों बाप बेटों को देख लूंगा? तो तुम ऐसा करना, जहाँ भी आओ ना वहाँ अपने फूफा जी को भी साथ ले आना, क्योंकि मान सिंह की बुआ अकबर की पत्नी थी। अकबर क्या हुआ, उसका फूफा, उनको भी साथ ले आना। फिर वो चला झटपटा के, अरे रुको रुको कहाँ जाए, एक बात और बता देता हूँ कहाँ। बोले जाते जाते सोते होते जाना, वहाँ की मेहंदी बहुत अच्छी है, वो साथ में ले जाना, बुआ जी को दे देना। अब मान सिंह यहाँ से निकल गया और मान सिंह दरबार में पहुँचा। मान सिंह ने कहा कि मुझे तो अब सेना दो और मैं तुम दोनों बाप बेटों को देख। अकबर ने कहा वो मेरे से मिलने नहीं आया, अमर सिंह को भेज दिया उसने। अकबर ने कहा यार बात तो सही है भाई, अगर कोई राजा जाता तो राजा से मिलता है, जलन ठाकुर जी गए थे तो प्रताप मिला था, मान सिंह गया तो अमर सिंह मिल गया, तो क्यों ना अब किसी राजा को भेजा। उस समय आमेर के राजा थे भगवान दास, तो उन्होंने भगवान दास को भेजा। भगवान दास जी आते हैं सितंबर के समथिंग 1573 की बात है, बाकी सभी 1573 में आते हैं, सिर्फ एक जलाल ठाकुर जी 1572 में आता है। भगवान दास जी गए, भगवान दास जी से बात की, प्रताप मिले भगवान दास जी से, बाकी से मिले, अच्छी तरह मिले। भगवान दास जी ने कहा कि प्रताप संधि कर ले, बहुत अच्छा है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। उसने कहा नहीं। भगवान दास जी एक काम करो कि जब खानवा का युद्ध हुआ था तब संपूर्ण राजस्थान के राजा हमारे झंडे के नीचे लगे, आप मुगलों के खिलाफ लड़ लो, हम आपके झंडे के नीचे लगे। उस समय हमारी स्थिति अच्छी थी तो सभी राजा, आमेर की तरफ से भी पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुगलों से लड़ाई करो, हम आपके साथ और आपके झंडे के नीचे लड़ने जाए, बाकी मुगलों से संधि नहीं करेंगे। भगवान दास के समझाने पर भी नहीं माना, भगवान दास जी वापस चले गए। फिर वो एक बार अपने वित्त मंत्री टोडरमल को भेजते, लास्ट टोडरमल जी यहाँ आते हैं और मुलाकात करते हैं कि एक बार संधि कर ली। अकबर के जो वित्त मंत्री थे टोडरमल आते हैं और महाराणा प्रताप को कहते हैं कि प्रताप संधि कर लो।
अकबर के पास अथाह धन है, आप कितने भी युद्ध कर लो वो आपसे युद्ध में भी नहीं हारेगा, धन में भी नहीं हारेगा, किसी में भी नहीं हारेगा। उसकी सेना इतनी बड़ी है, वो बहुत बड़ा राजा है, तो आप क्यों ना उसे नहीं। और जो बात आपने धन की कही है टोडरमल जी, तो मेवाड़ के भामाशाह भी मरे नहीं जिंदा, धन हमारे पास आ जाएगा कहीं से। और अकबर को बोल देना कि हमने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, वो अपने युद्ध की तैयारी शुरू। अब टोडरमल जाके करता है, अकबर ने 4 दूत भेजे थे, जलाल काकोती, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, और महाराणा प्रताप को समझाने में चारों के चारों असफल। अब युद्ध होना था, बात आ जाती है तब 18 जून 1576 की बात है। गोपीनाथ शर्मा जी लिखते हैं 21 जून 1576, लेकिन ऑथेंटिक है 18 जून 1576। हल्दी घाटी का मैदान, हल्दी घाटी जो थी, हल्दी घाटी क्या था, एक सकड़ा रास्ता है। हल्दी घाटी गोगुंदा और खमनोर, इनके दोनों के बीच के अंदर एक सकड़ा रास्ता है, उस जगह को हल्दी घाटी कहा गया। और उस कारण यह था कि उनकी मिट्टी हल्दी के समान पीली थी। जो सकड़ा रास्ता तो दर्रा कहा जाता था, तो हल्दी घाटी नॉर्मली क्या था, एक दर्रा था, वहाँ की मिट्टी क्या थी, हल्दी के समान थी, इसलिए जो हल्दी घाटी कहा गया। हल्दी घाटी के युद्ध में आ जाते हैं, और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर प्रताप के जो साथ थे, उनके अंदर जो साथ थे, एक तो कृष्णदास चुंडा होते भाई, सलमपुर वाले तो रहने ही रहने, कन्नपरम थी, क्योंकि मेवाड़ के राजाओं के रास्ते लग कौन करते थे, कृष्णदास चुंडा होते। एक उनके साथ था रामशाह तोमर, ये ग्वालियर के थे रामशाह, क्योंकि मेवाड़ की जो सीमा ग्वालियर से लगती थी, उनके साथ भी इनके अच्छे संबंध थे, तो ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर थे। और एक हाकिम कासूर जो अफगान था, क्योंकि मुगलों के अफगानों के साथ बनती नहीं थी, इसलिए हाकिम कासूर भी आया था, सेनापति था। अग्रिम सेना का नेतृत्व तो क्या था, हाकिम कासूर पठान में, बहुत अच्छा लड़ा था। और एक था राणा पूंजा, जो बिलो की सेना का सेनापति। उधर अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह कच्छाओ और आसफ खां। हल्दी घाटी का युद्ध के अंदर दोनों आमने सामने हो जाते हैं, लड़ाई स्टार्ट होती है। तो पहला जो वार था मेवाड़ सेना का, वो इतना भयंकर था कि अकबर की सेना हल्दी घाटी छोड़ के भाग निकली थी। तो वहीं पर एक सैनिक पीछे खड़ा देख रहा था, उसका नाम था मेहतर का। मेहतर का वहाँ खड़ा देख रहा था, और वो बोल रहा था कि अकबर सेना लेके आ रहा, भागो मत लड़ो, भागो मत लड़ो। उनकी बातें सुनकर जैसे हल्दी घाटी उस सकड़े रास्ते से सेना निकल के और मैदान में आ जाती है, तो वो सोचते हैं लड़ो, अकबर आ रहा है, अगर ये नहीं मारेंगे तो वो मारेगा। तब सेनाएं लड़ती हैं। अब महाराणा प्रताप की नजर पड़ती है मान सिंह, तो उन्होंने सोचा यार कभी बाप आ जाता है, कभी बेटा समझाने के लिए आ जाता, आज तो ये सेनापति बन के आ गया। तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक का मुंह कर दिया इस तरह मान सिंह के, और घोड़ा जैसे ही मान सिंह के हाथी के पास पहुंचा, मान सिंह जिस हाथी पे बैठा था उस हाथी का नाम था मर्दाना। मर्दाना हाथी पे बैठा था मान सिंह, वहां पहुंचता और चेतक ने अपने दोनों पैर उठा के मान सिंह का हाथी जो मर्दाना था उनकी सूंड पे रखे। लेकिन मान सिंह बहुत चालाक था, उसने पहले से ही हाथी की सूंड के अंदर जो कटार थी या चाकू मान लो वो लगवा रखा। और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से इतना भयंकर वार किया कि महाराणा जो मान सिंह कच्छावा था, जो अकबर का सेनापति था, तो उसका ओधा तक गिरवा दिया था, लेकिन वो पीछे सो गया या नीचे झुक गया, जिससे वो बच निकला। और जैसे ही चेतक ने अपने पैर नीचे किए, उस चक्कू से उनके आगे के खुद कट गया। चेतक इतना शानदार घोड़ा था कि वो पलक झपकते ही अपना मूवमेंट चेंज कर लेता था। जैसे उसके पैर नीचे टिके तब चेतक मूवमेंट नहीं करा। मैंने बताऊँ देखा कि यार घोड़ा था, अभी तक तो सही था, क्या हुआ, नीचे देखा दोनों पैर कटे हुए।
जैसे तैसे करके उसको बाहर निकाला और युद्ध भूमि से बाहर निकल के थोड़ी सी दूर गए, उससे पहले चेतक बलिता नामक स्थान पर दम तोड़ गया। उस युद्ध के अंदर हल्दीघाटी युद्ध में जो इनका भाई था जगमाल, वो भी अकबर की तरफ से लड़ रहा था। महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध से बाहर हो जाते हैं। जब जब मेवाड़ का महाराणा युद्ध भूमि से बाहर हुआ है, तब तब सादड़ी का कोई ना कोई झाला वहाँ पर लड़ा है और युद्ध भूमि में मारा गया है। यहाँ इस समय जिसने युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकल जाते हैं, उस समय इनका स्थान लेता है झाला बिद्दा या झाला मान बोल सकते हो उन्हें आप। कहीं झाला मान सिंह आता है, कहीं झाला बिद्दा आता है। उन्होंने इनका स्थान लिया और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से हो गए, बाहर निकल गए। इस सेना में यह हो गया कि मान सिंह मारा गया क्योंकि वो नीचे बैठ गया, वार इतना भयंकर था। इनको बाहर निकाल दिया जाता है, ये बाहर चले जाते हैं। सेना पीछे वापिस हट जाती है, दोनों तरफ से युद्ध खत्म हो जाता है। अकबर मान सिंह से पूछता है, ले आया महाराणा प्रताप को? बोले नहीं। तो बोले मार दिया? बोले नहीं। तो बोले हाथ ही नहीं लगा। तुरंत अकबर तभी उस समय मान सिंह और आसफ खां को दरबार में आने के लिए मना कर देता है कि आज के बाद तुम दोनों दरबार में नहीं आओ। और मान सिंह और आसफ खां इस दिन बाद भी दरबार में नहीं आते। अब आगे जब जैसे हल्दीघाटी के युद्ध में, क्योंकि ये पहाड़ों में चले जाते थे, मुगल सेना को पहाड़ों का अभ्यास नहीं था। अब आगे क्या करें? 1576 में फिर अकबर खुद आक्रमण करता है। 1576 में हल्दीघाटी, उसके थोड़े दिन बाद वापिस अकबर आक्रमण करता है। और अकबर आक्रमण करता है तो वो महाराणा प्रताप को तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसने उदयपुर पर अधिकार कर लेता है। और उदयपुर पर अधिकार करके उदयपुर का नाम कर देता है महमूदाबाद। क्या कर देता है? महमूदाबाद उसका नाम कर देता है। और उदयपुर को 2 आदमियों को सौंपता है, जिसमें एक का नाम है जगन्नाथ कच्छावा और एक है सैयद फखरुद्दीन। इन दोनों को क्या कर देता है? उदयपुर सौंप देता है। अकबर यहाँ से वापस जाता है। मान सिंह और आसफ खां मौजूद हैं वहाँ दरबार में, बाहर खड़े मिलते हैं, उस देखते हैं, ले आए महाराणा प्रताप को, पकड़ के लाए, मार दिया। अरे चुप, कल से दोनों दरबार में आ जाना। तब अकबर के समझ में आ गया था ये बात, यहाँ इस महाराणा प्रताप को पकड़ना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि इनको जो गुरिल्ला पद्धति थी ना महाराणा प्रताप की, वो बहुत शानदार थी। पहाड़ों में जो लड़ाई करने, छुप छुप के वार करने वाले भयंकर थे। अब महाराणा प्रताप, देखो महाराणा प्रताप, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। महाराणा प्रताप जो थे, ये कहते ना कि हमें जो पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप के पास सहायता नहीं थी, किसी ने सहायता नहीं की। सहायता किस प्रकार नहीं की? सारी रियासतों ने सहायता की थी। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ तो थी, मारवाड़, ईडर, इन रियासतों ने, सिरोही, जालौर, इन सभी रियासतों ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। अब बताता हूँ मैं आपको। डूंगरपुर का राजा था उस समय आस्कर, बांसवाड़ा का था प्रताप, मेवाड़ का था महाराणा प्रताप और मारवाड़ का था चंद्रसेन, सिरोही का जो था सुल्तान और जालौर का था तेज खां और ईडर का जो शासक था वो था नारायण दास। इन सभी ने इनकी सहायता की थी। अकबर ने पता लगाया कि इनकी सहायता कौन कर रहा है, इनकी सहायता कर कौन रहा है। तो तब इस बात का पता चला कि इनकी जो सहायता कर रहे हैं, वो सहायता कौन कर रहे हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा इनकी सहायता कर रहे हैं। अकबर ने इन दोनों पे अटैक करवाया, दोनों ने अकबर से संधि कर तुरंत। बोले आज के बाद सहायता नहीं करेंगे, हम आपसे संधि करते हैं, संधि करते। जैसे अकबर यहाँ से वापस गए, हमने कहा हमें तो आपकी संधि मंजूर नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने इन सबको कह रखा था कि अकबर की सेना से तो नहीं लड़ा जाता,
अगर आप पे अटैक करता है आप उससे संधि कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही मौका मिलेगा संधि तोड़ देंगे। और ये यही करते थे। इन्होंने ऐसा ही किया, डूंगरपुर बांसवाड़ा ने अकबर के साथ संधि की, जैसे अकबर यहाँ से वापस गया इन्होंने संधि मानने से मना कर दी। अब ये गुरिल्ला पद्धति जो छुप छुप के पत्तेवार करना है, इस पद्धति के कारण दत्तानी का युद्ध हार गया था अकबर शिरोही के राजा से, सुल्तान से। इतना भयंकर पिटा था शिरोही के राजा सुल्तान ने दत्तानी के युद्ध में, इनके अंदर सेना के पैर नहीं टिकने दिए थे। नहीं बढ़ाया जाता दत्तानी का युद्ध, लेकिन दत्तानी के युद्ध में शिरोही के राजा सुल्तान से हार गया था अकबर। उस समय इनका सेनापति था दूरसाड़ा। अब सूरत जो बंदरगाह था ना, जहां से हज यात्री जाते थे, वो यही से होकर रास्ता गुजरता, और इन्होंने एक चैन बना दी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़, मारवाड़, सिरोही, जालौर और ईडर। मुगलों को निकलने नहीं दिया, ये जो सूरत जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया था इन्होंने। तब कोई हज यात्री जाता था तो वो अकबर के पास जाते थे पहले, और अकबर की सेना जाती थी, इनको छोड़ के आती थी, वापस लेके आती थी। फिर अकबर ने 1585 में राजस्थान पर अटैक करना बंद कर दिया, अटैक ही नहीं किया। उसके बाद काफ़ी समय निकल गया, और उसके बाद अकबर ने फिर एक अपना नया सेनापति भेजता है, शहबाज खां। शहबाज खां मेवाड़ की तरफ आता है और मेवाड़ पे 3 आक्रमण करता है, 1577, 1578 और 1579 में। और वो कुंभलगढ़ पर क्या कर लेता है, अटैक करता है, लेकिन उससे भी महाराणा प्रताप को पकड़ा नहीं गया। फिर अकबर नया सेनापति भेजता है, अब्दुल रहीम खान, जो अपने रहीम जी हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर। रहीम जी तो थे वो अपने लिखने में, कहानियों में, दोनों में मस्त रहते। रहीम जी को कहा, रहीम जी जाओ, शहबाज खान से तो पार पड़ी नहीं, तो अब आप तो रहीम जी मैं अकेला तो जाऊँगा नहीं, मेरा परिवार साथ लेके जाओ। वो अपने परिवार को लेकर, जो बड़े बड़े जो सेनापति होते थे वो अपने परिवारों को साथ में लेके आ जाते थे वहाँ लगा। रहीम जी ने अटैक किया ही नहीं, कोई अटैक नहीं। रहीम जी कोई अटैक नहीं कर रहा था। महाराणा प्रताप ने कहा यार सेना रखी है क्या, उसने कहा कि अब रहीम जी आए हुए हैं, वो कोई अटैक नहीं कर रहे। तो महाराणा प्रताप ने कहा पहाड़ों से वाले और अनाज की व्यवस्था करो, जब तक यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो तब तक अनाज इकट्ठा करो। कोई पहाड़ों में अनाज कहाँ से आएगा, नीचे जाओ अनाज इकट्ठा करो, ऊपर लेके आओ। उन्होंने अनाज इकट्ठा किया। तो महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में ये कन्हैयालाल जी सेठिया की जो कविता है उनमें बताया जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह जंगलों में घूम रहा था और उसने रहीम जी के कैंप देखे, और वो कैंप सुने सुने दिखाई दिए। अब अमर सिंह वहाँ चला गया और उसने कहा रहीम जी तो कोई लेडीज बाहर निकली, कही कि नहीं है, कोई नहीं है। बोले कोई नहीं तो कोई सैनिक होगा, बोले वो भी नहीं है, सेनापति भी नहीं है। कहाँ गया वो शिकार के? तो बोले फिर तुम आ दो। और महाराणा प्रताप उनको सारी औरतों को लेके गिरफ्तार करके ले आया। अब वो जैसे अब तक तो महाराणा प्रताप देखता नहीं क्या है, कहाँ से लेके आया। अमर सिंह बोले हाँ, बोल रेडी, इनको मैं हैंडल कर लूँगा, मैं देख लूँगा। अरे मेरे रख क्या इधर ले क्या बात? बोले वो कहा नहीं थे और मैंने गिरफ्तार करके लिया। मतलब सॉरी मांगी जाए, कभी किसी की महिला को नहीं छेड़ना। खास बात थी महाराणा प्रताप की। बेहतरीन राजा इसलिए माना जाता है कि उसने दुश्मन की औरतों का भी सम्मान किया था। कभी किसी स्त्री पे वो गलत नजर से नहीं देखता था। अमर सिंह से माफी मंगवाई, खुद ने माफी मांगी कि आप यहाँ रहो, आपको सच सम्मान वापस भेजा जाएगा। बाकायदा उन्होंने लेटर लिखा रहीम जी को कि युद्ध भूमि में रहीम जी जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं कभी स्त्री और बच्चों को युद्ध में कभी ढाल नहीं बनाऊंगा।
ये आपके पास जैसी पवित्र थी आज भी वैसी ही पवित्र है, और वापस उनको ससमान छोड़ जाता है। तब अगर मुस्लिम महिलाएं रहीम जी को कहती हैं कि कितना महान राजा है जो दुश्मन की बहू बेटियों को भी इतना ही सम्मान देता है जितना कि अपनी बहू बेटियों को देता है। और एक लोग तुमको अगर किसी को इज्जत करनी सीखनी है, इंसानियत सीखनी है, तो वो महाना प्रताप से सीखे। इतना महान राजा था महाना प्रताप। अब वो वापिस छोड़ता है और रहीम जी को अटैक नहीं करता। अकबर पूछता है क्या हुआ, कहता है बस पकड़ने वाले थे निकल गए, पहाड़ों की तरफ चला गया। लेकिन रहीम जी ने तो कोई अटैक किया ही नहीं, और थोड़े दिन बाद रहीम जी वापस चले जाते। अब रहीम जी वापस चले जाते हैं रहीम जी वापस चले जाते हैं। अब बात आती है 1582, और 1582 में अकबर का एक सेनापति था, शानदार सेनापति था, सुल्तान खान, जो अकबर का चाचा था। अब नया सेनापति बनाकर अकबर भेजता है किसको, सुल्तान खान को। देखो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, मैं एक बार आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूँ हल्दी घाटी की। ये थी हल्दी घाटी जहाँ चेतक मरा था, ये दिख दे रहा, ये मान सिंह का हाथी है मर्दाना, और इसके ऊपर देखो ये वार कर रहा है चेतक, दोनों पैर उठा के चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ ऐसे निकल जाता है। युद्ध भूमि के अंदर अगर चेतक की बहादुरी देखी जाए, चेतक समझ जाता था कि अगला मोमेंट क्या, उनके इशारे इतने भयंकर समझता था प्रताप की, बहुत शानदार। अब नया सेनापति आता है और बात आती है दिवेर की, और यहाँ एक इतिहासकार साथ में था हल्दी घाटी में, बदायूनी, लड़ाई करने के लिए वो भी आया हुआ था, राइटर था, लेकिन भेज दिया भाई, राजा का आदेश था तो आ गया। और ये था अपना चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा। दिवेर की बात करते हैं, दिवेर 1582 की बात है, और सुल्तान खान आता है। और सुल्तान खान जैसे यहाँ आता है तो सुल्तान खान क्या करता है, पहले सारी चीज़ों को समझता है, उसको कैसे पकड़े, क्या करना है, सारा मोमेंट चेक करके उसने क्या कर दिया, चारों रास्ते बंद कर दिए मेवाड़ के, दिवेर, देवारी, देसूरी और देवल। देवलिया तो ये चार जगह थी, चारों को कौन कौन सी, दिवेर, देवारी, देसूरी और देवल फोर्डी, इन चारों पर सेना लगा दी और चारों तरफ से उनको घेर लिया। बोलो कितने दिन तक छुपे रहेंगे, देखते हैं, कभी तो बाहर निकलेंगे, और जिस दिन बाहर निकलेंगे उस दिन उनको। तब उन्होंने कहा कि अजमेर वाले रास्ते पर दिवेर पड़ता है, दिवेर राजसमंद में। अब बोले इस रास्ते पे कौन रहे, बोले ये जो मेवाड़ वाले हैं, वो मुगलों के खाने वाने की चीज़ें जो यहाँ ये सप्लाई चैन तोड़ देते रिया लेते। तो सुल्तान खान की मैं बैठता हूँ, और सुल्तान खान भयंकर टाइप का आदमी था, बड़ी बड़ी आंखें। अब जो मेन जगह थी वहाँ पे तो सुल्तान खान बैठ गया, और बाकी जगह पर क्या लगा दी, सेना और सेनापतियों को लगा दिया, चारों तरफ से घेर लिया, वो सारे पहाड़ों में छुपे हुए थे। अब क्या करें, अब आगे आता है दशहरा का त्यौहार। जैसे ही दशहरा का त्यौहार आता है तो दशहरे पर क्या होता था, हथियारों की पूजा, और हथियार जब अपने मैनों से बाहर आते तो वो बगैर खून लगाए अंदर नहीं जाते। और दशहरे पर जो युद्ध होते थे उन्हें कहा जाता था टीका दो। क्या कहा जाता था, टीका दो। बैठ के योजना बनी कि क्या है, कैसे है, पोजीशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि चारों रास्ते बंद कर दिए, और जो मेन रास्ता है उस पर खुद सुल्तान खान बैठा, पूरी सेना ली। तो अब आक्रमण कहाँ गया, प्रताप कहता है अब आक्रमण करेंगे दिवेर पे। बोले हाँ बिल्कुल दिवेर पे आक्रमण करेंगे। दुश्मन कभी भी यह नहीं सोचेगा कि हमारी मेन जगह पे अगला आक्रमण करेगा। 1582 की बात है, और इन्होंने इतना भयंकर आक्रमण करते हैं दिवेर के ऊपर।
और ये युद्ध जीत जाते हैं। और बधाई नहीं से क्या लिखा है, मेवाड़ का मैराथन लिखा है। और सुल्तान खान का वध कर देता है अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का बेटा, और इतना भयंकर तरीके से भाला मारता है सुल्तान खान को कि सुल्तान खान और घोड़े के दोनों के आर पार कर देता है। और इतना भयंकर भगा भगा के मारते हैं मेवाड़ मुगल सेना को, पूरी मुगल सेना को काट दिया था अमर सिंह। और इस युद्ध को क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा। अब जैसे युद्ध समाप्त हुआ, सुल्तान खान महाराणा प्रताप वहाँ घूम घूम के सैनिकों को देख रहे थे। कोई जिंदा सैनिक थे उनको उठाया जा रहा था, घायल सैनिकों को उठाया जा रहा था। तभी उनकी नज़र सुल्तान खान पे, सुल्तान खान के पास वो गई, कहा कि सुल्तान खान तेरी कोई इच्छा? उसने कहा युद्ध भूमि में मरना कोई बड़ी बात नहीं, युद्ध होते हैं तो उसमें एक सेना हारती है और उसमें कुछ सैनिक भी मरते हैं, लेकिन मेरी यही एक चीज़ है कि मेरे को ये भाला मारा किसने, मुझे उसे देखना। तो अकबर बाद में खड़ा एक बोले इसने मारा। बोले नहीं, ये नहीं हो सकता प्रताप ने उस सैनिक को आगे किया, और ये नहीं हो सकता। अब प्रताप को उसने कहा कि मेरे जिसने वो भाला मारा वो एकदम लाल, चल तो उसको देखते तो पहचान लूँगा, मुझे उसको देखना है एक बार। प्रताप ने अमर सिंह को बुलाया और वो पास आके बोला, उसने अमर सिंह की तरफ बोले अब कुछ नहीं चाहिए, अब भाई मेरे को पानी पिला। अब कहते हैं कि मरते व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है, इससे उसकी सांसें चलती निकली। गंगा जल पिला दिया, नहीं निकली, क्योंकि उसके तो भाला रुका हुआ था और भाला इतना भयंकर मारा था अमर सिंह ने। तो वो भाला निकालने लगे तो वो निकला नहीं। तब अमर सिंह ने दोनों पैर उनकी छाती पर रख के उस भाले को खेचा, तब वो पानी और सुल्तान खान मारा गया। दिवेर का युद्ध जीत जाते हैं, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, वापस मेवाड़ का अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप का और अकबर का आमना सामना नहीं होता। 1597 के अंदर महाराणा प्रताप खत्म हो जाते हैं और शासक बनते हैं अमर सिंह। अमर सिंह इतने भयंकर योद्धा थे कि मुगलों के किसी भी युद्ध में उन्होंने मुगलों को जिंदा नहीं जाने दिया। और लिखा क्या जाता है, हरे घास री रोटी मन बिलावड़ो ले बाग्यो, भूखो अमरियो सोयो नहीं रोयो। ये कन्हैयालाल सेठिया की एक पुस्तक पाथल और पिथल में है। कवि कुछ भी लिख सकता है, कवियों को छूट होती है क्योंकि वो कल्पनाएं करते हैं। बाकी अमर सिंह बेहतरीन योद्धा था, बेहतरीन योद्धा था अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म 1559 में हो चुका था। अब सोचो, वो मान सिंह से मिलने आया था जब महाराणा प्रताप राजा बने थे। तो राजकुमार की मुलाकात होती है, तो अमर सिंह ही मिलने आया था। तो 1559 में जन्मा और 1573 में मान सिंह आया। मिला या नहीं मिला? कितने साल का था वो? 14 साल 15 साल का था। और 1576 में हल्दी घाटी होता है, तब वो कितने साल का था? और फिर दिवेर 1582 में होता है, तब अमर सिंह कितने वर्ष का हो गया? यार, इतिहास समझ के पढ़ा करो। किरदार बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहते हैं इतिहास को इस प्रकार बता दिया गया। इतना बेहतरीन योद्धा था अमर सिंह, लेकिन महाराणा प्रताप की पॉपुलरिटी के कारण अमर सिंह की पॉपुलरिटी। दिवेर का युद्ध कोई पढ़ाता नहीं, बेहतरीन युद्ध हुआ था दिवेर का युद्ध, इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। लेकिन हल्दी घाटी इतना पॉपुलर हो गया, दिवेर उसके नीचे लग गया। 11-12 में तो देखा ही नहीं जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता एनसीईआरटी में। फिर कोई कॉलेज में जाके सामने मिलता है दिवेर। कहानी बहुत शानदार थी। और आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। फिर हाजिर होऊंगा आपके बीच में एक और नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।